नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट चैनल चर्चा में आज जो मेहमान हैं बहुत खास हैं। डेब्यूटेंट के तौर पर आज चर्चा अच्छा, मेरी बात कर रहे हैं। मैंने सोचा पता नहीं कौन हाँ, मेरा डेब्यू है तो चर्चा पे। चर्चा में आज अभिनंदन सीखरी हमारे सीईओ और कैप्टन ऑफ द शिप, उनका डेब्यू है। स्वागत कीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ में हमारे आनंद वर्धन, हमारे कॉलमनिस्ट न्यूज़ लॉन्ड्री के साथी। आपका भी स्वागत आनंद। नमस्कार। और दो लोग हमसे जुड़ रहे हैं आज दो विशेष विषयों पर बात करने के लिए ऑनलाइन। हमारे साथ नैनीताल से जुड़ रही हैं कविता उपाध्याय। कविता रिसर्चर हैं इन्वायरमेंट, प्रकृति के और तमाम जो मसले हैं, ग्लोबल वार्मिंग और हिमालयी क्षेत्रों में जो तबाही है और पिछले 10, 20, 25 सालों के दौरान जिस तरह की उठापटक मची हुई है पर्यावरणीय बदलावों के चलते, उन विषयों को कवर करती रही हैं। हिंदू और द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों में काम कर चुकी हैं। अभी बतौर फ्रीलांस स्वतंत्र पत्रकार काम कर रही हैं। स्वागत है आपका कविता चर्चा में। बहुत धन्यवाद आपका अतुल जी। और हमारे साथ एक और साथी कोलकाता से जुड़ रहे हैं, स्निग्धेंदु न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार काम करते रहे हैं लगातार, और बंगाल की राजनीति और तमाम विषयों पर उनकी रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स आप लोगों ने न्यूज़ लॉन्ड्री पर भी पढ़े हैं। स्निग्धेंदु, आपका भी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत। तो जो विषय हैं, विषयों की बात करें, सुर्खियां जो इस हफ्ते रही उनके बारे में बात करें उससे पहले एक दो बहुत ज़रूरी जानकारी और एक दो अपील्स हैं जो कि हम अपने श्रोताओं से, अपने दर्शकों से करना चाहते हैं। तो हम हमेशा कहते हैं आप चर्चा से संबंधित जो आपके सुझाव हैं, आपकी जो बातें हैं या आपको लगता है कि इसमें बदलाव की ज़रूरत है, उनको हमें लेटर्स ज़रूर लिख कर बताएँ और उसके ज़रिए हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा चर्चा के प्रारूप को बदलें, उसको लगातार सुधारते रहें। तो आपके जो पत्र हैं चर्चा में हम उनको शामिल भी करते हैं। इसके दो तरीके हैं। एक तो आप सीधे podcasts@newslaundry.com पर जाकर हमें सीधे मेल कर दें और वो हम तक पहुंच जाएगा और हम उसको चर्चा में शामिल करेंगे। और उसका दूसरा तरीका है कि आप www.newslaundry.com/podcast-letters इस पर जाकर अपने लेटर्स हमें सीधे भेज सकते हैं। चर्चा का मेंशन ज़रूर करिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ लोगों के लेटर्स आते हैं और फिर वो दूसरे उसमें पहुंच जाते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट्स के पास पहुंच जाते हैं, फिर लौट कर घूम फिर के आने में समय लग जाता है। या लिंक पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। इस वीडियो के या यस ऑडियो पॉडकास्ट के शो नोट्स में एक लिंक होगा, उस लिंक को आप क्लिक कीजिए, वो डायरेक्ट लेटर्स पर खुल जाएंगे वहाँ पे। एक दो नई चीज़ें हैं। हमारा नया एनएल सेना प्रोजेक्ट है जो कि मणिपुर के ऊपर हमने शुरू किया है। नए एनएल सेना प्रोजेक्ट में आपने देखा पिछले कुछ 2-3 महीनों के दौरान लगातार मणिपुर में हिंसा का दौर जारी है, उठापटक चल रही है। सरकार वहाँ पर है लेकिन सरकार की उपस्थिति, सरकार की मौजूदगी उस तरह से दिख नहीं रही है। 100 से ज़्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। हमारे रिपोर्टर हैं शिवनारायण ने यहाँ से भी बहुत सारी मणिपुर से रिलेटेड रिपोर्ट की हैं, बहुत सारे उनके इंटरव्यूज़ आए हैं, लेकिन हमें लगता है कि अब जहाँ स्थिति है उसको ग्राउंड से आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। तो उसके मद्देनज़र हमने ये नया एनएल सेना प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसको मदद करें, हमें जल्दी से जल्दी इसको पूरा करने में सहयोग दें अपना। और इसके साथ एक खुशखबरी ये है कि अब हमारे जो भारत से बाहर के न्यूज़ लॉन्ड्री के सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए भी हमारा नया मर्च उपलब्ध होगा। जो न्यूज़ लॉन्ड्री के तमाम मर्चेंडाइज़ हैं, अब तक हम उनको विदेश में जो मौजूद हमारे सब्सक्राइबर्स थे उन तक नहीं पहुंचा पाते थे। अभिनंदन, इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बता पाएँ कि हमने कैसे ये शुरू किया। तो एक कड़क मर्च है, हमने आउटसोर्स कर दिया ये काम, क्योंकि हम बाहर रेगुलेशन होती है, हम नहीं बेच सकते। तो एक कड़क मर्च करके वेबसाइट है, तो वो सबका मर्चेंडाइज, मतलब वो एक थर्ड पार्टी है, वो दुनिया भर का मर्चेंडाइज हर जगह पहुंचाता है। तो वो रिटेलर इन द सेंस हो गया जी। तो उनका लिंक भी होगा नीचे शो नोट्स में। आप वहाँ पर तो भारत के बाहर वाले ऑर्डर कर सकते हैं, जो हमारे मग्स और टी शर्ट्स। ये डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएंगे। इन लिंक्स के ज़रिए आप सीधे वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो चर्चा हम शुरू करें उससे पहले जल्दी से मैं आप लोगों के सामने सुर्खियाँ रख देता हूँ, जो सुर्खियाँ हैं इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण जो खबरें रही इस पूरे हफ्ते में। उत्तर भारत में बारिश और बाढ़ का प्रकोप है। जैसा कि हमने बताया, हमारे साथ कविता हैं इस पर बातचीत करने के लिए, और बाकी जो लोग पैनलिस्ट हैं वो भी इस पर अपनी राय रखेंगे। हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब में चारों तरफ बाढ़ भी आई हुई है। बहुत सारी लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं। 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। इसमें यह आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि
हिमाचल के बहुत सारे इलाकों से अभी हमारे पास कोई खबर नहीं है, बहुत सारे इलाके कटे हुए हैं, तो वहाँ जिस तरह की स्थितियाँ हैं उसके बारे में जब वास्तुस्थिति सामने आएगी, असलियत सामने आएगी, तब हमें ज़्यादा पता चलेगा। कुल्लू, मनाली और मंडी ज़िलों की हालत बहुत ख़राब बताई जा रही है। वही स्थिति करीब करीब बाढ़ की और जो बरसात की है वो दिल्ली में भी दिख रही है। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और ऐसा बताया जा रहा है कि 1978 के बाद पहली बार यमुना खतरे के निशान से ऊपर चली गई है, जो कि 208.66 मीटर की ऊंचाई है। इससे पहले कभी यहाँ तक पहुँची नहीं थी यमुना। और जो सुरक्षा का लेवल है, जो सुरक्षित ऊंचाई है जहाँ तक पानी जा सकता है दिल्ली में, वो है 205 मीटर। तो आप समझ सकते हैं करीब 3-4 मीटर ऊपर पानी जा चुका है। और ये आज जब हम ये चर्चा को रिकॉर्ड कर रहे हैं शुक्रवार को दोपहर में 3 बजे, तब तक ये लेवल बना हुआ है। जानकारों का कहना है, मेट डिपार्टमेंट और तमाम जो इससे जुड़े लोग हैं उनका कहना है कि शनिवार से ये थोड़ा सा घटना शुरू होगा धीरे धीरे। अभी इसी स्तर पर ये बना रहेगा। और जो बाढ़ की स्थिति है उसमें जो यमुना से सटे इलाके हैं उनमें बहुत सारे इलाकों में पानी आ गया है। राजघाट, मजनू का टीला, ITO, सिविल लाइंस, कश्मीरी गेट, मथुरा रोड, ये वो इलाके हैं जहां पर पानी, और इसके अलावा जामिया के भी कुछ इलाकों में कहा जा रहा है कि पानी आ गया है यमुना का बहकर। तो हम इस पर बात करेंगे, इस तमाम मुद्दे पर आगे विस्तार से, कि क्या स्थिति बन रही है दिल्ली में और क्या हालत है पहाड़ों में। दूसरा हमारा महत्वपूर्ण जो विषय है जिस पर हम बात करेंगे इस पूरी चर्चा में, बंगाल पंचायत चुनावों में मतदान के दौरान बड़ी मात्रा में हिंसा देखने को मिली है। अब तक 17 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। तो चुनाव आयोग ने लगभग 700 जगहों पर, 700 बूथों पर रीपोलिंग करवाई है, वहाँ पर गड़बड़ी के मद्देनज़र। जो नतीजे आए हैं उसमें तृणमूल कांग्रेस ने एक तरफा लगभग जीत हासिल की है। और कहा जा रहा है कि लगभग 35,000 जो सीटें हैं उस पर, पंचायत की सीटें हैं उस पर तृणमूल कांग्रेस को जीत मिली है। करीब 9,500 पंचायत सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। और करीब 6,000 सीटें ऐसी हैं जिस पर CPM और कांग्रेस को जीत मिली है। पिछले चुनावों के मुकाबले बताया जा रहा है कि CPM और कांग्रेस ने अपना थोड़ा सा प्रदर्शन सुधारा है, थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी ने भी सुधारा है, लेकिन बहुत कम असर हुआ है तृणमूल के परफॉर्मेंस पर। कमोबेश पिछले से थोड़ा सा कमी दिख रही है, वो जो कि इनके प्रदर्शन में सुधार के रूप में दिख रहा है बाकी विपक्षी दलों के। तो स्निग्धेंदु से इस पर बात करेंगे कि ये जो पूरी हिंसा की राजनीति है, और लगभग 90s में हम लोग देखते आ रहे थे कि बिहार बहुत बदनाम था, और बूथ कैप्चरिंग, और मतलब अमूमन पहले दिन से, जिस दिन नॉमिनेशन शुरू होते थे उस दिन से हिंसा का पूरा दौर शुरू हो जाता, और काउंटिंग के दिन तक ये चलता रहता था। एक तरह का रिचुअल दिखता था। वो चीज़ लगभग पूरे देश में ख़त्म हो गई 90 के बाद से, लेकिन हम अभी भी पा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में वो संस्कृति बची हुई। तो स्निग्धेंदु और आनंद, आप थोड़ा सा अपने अपने अनुभव इस पर हमारे साथ साझा करेंगे। एक और बड़ी घटना हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ED के प्रमुख संजय कुमार मिश्रा को तीसरा कार्यकाल जो उनको सरकार ने देने की घोषणा की थी उसको अवैध घोषित कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा इसमें एक सजग और सतर्क राह अपनाई, और उनकी नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से ख़त्म करने के बजाय या उनको अवैध घोषित करने के बजाय कहा कि 31 जुलाई तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं, और इस बीच में सरकार विकल्प के तौर पर दूसरे ED प्रमुख को खोज ले, ताकि काम धाम में किसी तरह की रुकावट ना आए। ये पिछले साल 2022 के नवंबर में सरकार ने तीसरे कार्यकाल का विस्तार दिया था इनको, जिस पर कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला और TMC की नेता महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि ये जो तय प्रक्रियाएं हैं CVC सतर्कता, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की जो मतलब उनकी बहाली के जो कानून है उसका उल्लंघन करता है यह विस्तार, इसलिए इसको ख़त्म करना चाहिए। और विनीत नारायण ने भी, हाँ, और कुछ स्वतंत्र लोग भी थे उसमें, इंडिपेंडेंट लोग भी थे पॉलिटिकल पार्टियों के अलावा भी। विपक्ष की एकता की बात चल रही है। आप लोगों ने देखा पिछले महीने एक बड़ी बैठक हुई थी पटना में, नीतीश कुमार ने आयोजित की थी। उसका दूसरा चरण होना है, और अब 18 जुलाई को बेंगलोर में कांग्रेस ने 24 दलों की एक साझा बैठक बुलाई है, जो बैठक होनी है। उससे पहले एक और घटनाक्रम है, जो 18 जुलाई की बैठक से पहले 17 जुलाई को सोनिया गांधी ने इन 24 दलों के नेताओं को डिनर पर बुलाया है अपने यहाँ।
तो एक बड़ा कदम माना जा रहा है। और इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण एक चीज़ सामने आई है, सोनिया गांधी के इस इनविटेशन में, इस बुलावे में आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं और नेता हैं, संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, उनको भी बुलाया गया है। तो एक ये बड़ा अंतर दिख रहा है कांग्रेस के अब तक के रुख में, एटीट्यूड में, उसके बर्ताव में आम आदमी पार्टी को लेकर। अभिनंदन, जो अब तक हम देखते आए कि बहुत सतर्क होकर, लगभग अनटचेबल की तरह से कांग्रेस बिहेव कर रही थी, और आम आदमी पार्टी को शायद वो उसकी वजह भी थी कि उन्होंने कांग्रेस की ज़मीन पर एक तरह से कब्जा किया अब था। मुझसे ही पूछ रहे बदनाम हूँ मैं आम आदमी पार्टी को लेकर, मुझसे पूछते लोग, पता करें जो करें, मुझे खाओ कड़ी। But anyway, it is unusual. Unusual है थोड़ा सा। प्रवक्ता के तौर पे मुझसे पूछा जा रहा है। नहीं, असल में मैंने भी ये बात भूपेश बघेल से भी पूछी थी कि ये एक तरह से बहुत फेडरलिज्म की जब बात आती है कि भाई स्टेट, एक और चीज़ हुई थी ना, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो रिश्ता है उसको एक नज़रिए से देखने की ज़रूरत है कि जब हाल फिलहाल में ऑर्डिनेंस लाकर और लगभग सारे पावर केंद्र सरकार ने छीन लिए थे दिल्ली सरकार के, आम आदमी पार्टी सरकार के, तब कांग्रेस ने अपना रुख साफ नहीं किया था। और उन्होंने, और वो एक बड़ा एक टकराव की वजह भी बना, लगातार बयानबाजी भी दोनों दलों की तरफ से हो रही कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं इस पर। तो मैंने भूपेश बघेल से एक इंटरव्यू किया है कुछ दिन पहले, उसको भी आप देखते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं कि भूपेश बघेल ने कहा क्या है। उसके लिए आप इंटरव्यू देखिए, और पूरा इंटरव्यू देखने के लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो प्लीज पे टू कीप न्यूज़ फ्री, क्योंकि हम एड्स नहीं लेते। 1 घंटे का ये जो इंटरव्यू है, तो इसको देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। लेकिन तो ये बहुत ज़रूरी था कि भाई जो फेडरलिज्म में आप किसी भी छोटे बड़े राज्य का 1 मिनट में एक ऑर्डिनेंस ला के अगर राइट्स इस तरह से छीन लेंगे, तो उस पर बाकी राजनीतिक दलों का नज़रिया जानने समझने की। लेकिन हाँ, अभिनंदन से पूछने का मेरा मकसद ये नहीं था। एक और बड़ी चिंताजनक खबर, और अब कुछ दिन पहले, अभी पिछले ही हफ्ते हम लोगों ने काफ़ी बात की थी इस पर कि किस तरह से मध्य प्रदेश के सीधी ज़िले में एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने एक आदिवासी युवक के चेहरे पर पेशाब कर दिया, और उसके बाद वो वीडियो वायरल हुआ, कार्रवाई हुई। उत्तर प्रदेश से एक वीडियो फिर से आया है। एक दलित लाइनमैन था, वो बेसिकली संविदा कर्मचारी था, एडहॉक पे अस्थायी कर्मचारी था। उसको एक व्यक्ति ने पहले पीटा, फिर उसके जूते पर अपने थूका, और उस थूक को चटवाया उससे, और फिर मारपीट हुई। तो ये घटना एक बार फिर से आई है, और जो लगातार हम समय समय पर देखते हैं और उस पर बात भी करते रहते हैं, वो घटना फिर से वायरल हुई है। इसी तरह की जो आरोपी है, उसकी पहचान एक लाइनमैन के तौर पर हुई, जिसका नाम है तेजबली सिंह पटेल, जो उसमें मारपीट करता हुआ दिख रहा है। उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। एक और बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम महाराष्ट्र में चल रहा है। 3 चक्कों वाली सरकार, जिसको कहा जा रहा था, उस सरकार के जो विधानसभा में स्पीकर हैं राहुल नार्वेकर, उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और इसके अलावा 53 जो शिवसेना के सारे मिलाकर, एकनाथ शिंदे का गुट और उद्धव ठाकरे के गुट मिला के जो 53 सारे विधायक हैं, इन सब की अयोग्यता की याचिका उनके सामने जो रखी गई थी, उस पर नोटिस जारी करके 1 हफ्ते का समय दिया है कि वो अपना पक्ष रखें। और इसमें जल्द से जल्द, ये मामला असल में कई दिनों से, बहुत समय से लटका हुआ था, क्योंकि जो उद्धव गुट है वो बार बार कह रहा था कि ये जो 40 लोग जिस तरह से छोड़कर गए हैं और जिस तरह से इन्होंने एक पार्टी बनाई है, ये वैलिड नहीं है। इन सब की योग्यता जो है वो निरस्त हो जाएगी। आज उन्होंने एक पोर्टफोलियो जो अनाउंस किए हैं, एनसीपी, जिनको उन्होंने करप्शन का एक्विजिशन की थी, वही डिपार्टमेंट सारे मिल गए उनके अजीत पवार फैक्शन को मिला। और मैं आपको बता दूं एग्जैक्टली कौन सा डिपार्टमेंट है, बट प्लीज कैरी ऑन। ठीक है। और एक छोटी सी और खबर है, हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनका कार्यकाल राज्यसभा का समाप्त हो रहा था, तो उनको नए कार्यकाल के लिए गांधीनगर से उन्होंने पर्चा अपना दाखिल किया है। और एक खबर मणिपुर से है, जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया, हमारे अनिल सेना का। मणिपुर में एक फैक्ट फाइंडिंग टीम गई हुई थी, और उसने अपनी रिपोर्ट में इस पूरी हिंसा को स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस, यानी राज्य प्रायोजित हिंसा का नाम दिया था। जिसके बाद मणिपुर की पुलिस ने इस फैक्ट फाइंडिंग टीम के 3 सदस्यों के खिलाफ FIR दर्ज की है। 8 जुलाई को यह FIR दर्ज की गई। जिन लोगों के नाम इसमें दर्ज हुए, उनके नाम हैं एनी राजा, निशा सिद्धू और दीक्षा द्विवेदी। ये तीनों महिलाएं नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन NFIW की फैक्ट फाइंडिंग टीम का हिस्सा थी।
और 28 जून से लेकर 1 जुलाई के बीच ये लोग मणिपुर के दौरे पर थी। वहाँ पर इन लोगों ने ये रिपोर्ट बनाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ये एक राज्य प्रायोजित हिंसा है, जिस पर वहाँ की पुलिस ने इसे संज्ञान में लिया है। एक और फैसला आया है अभिनंदन, उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया के साथ ही चर्चा को शुरू करना चाहूँगा। केरल के उच्च न्यायालय ने कहा है कि बिना किसी उचित प्रक्रिया के हर मामले में पत्रकारों का जो मोबाइल जो जब्त कर लिया था, ये ठीक बात नहीं। पत्रकारों का मोबाइल या उनका जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है उसको इस तरह से जब्त नहीं करना चाहिए। तो ये एक तरह से एक अच्छी पहल है कोर्ट की तरफ से, क्योंकि बार बार ये देखा जा रहा था कि जब जांच एजेंसियां किसी के ऊपर वो करती हैं तो पहला काम उनका ये होता था कि सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, चाहे वो नीचे के स्तर का कर्मचारी हो चाहे शीर्ष स्तर का कर्मचारी हो, ज़रूरत है नहीं है, लेकिन सबके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अचानक से सीज़ कर लेना और उसको ले जाना। और उसमें बहुत सारे उसके बाद प्राइवेसी के मसले हैं, बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं कि जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसके लीक होने का खतरा में रहता है। आपके साथ भी ये वाकया हुआ था अभिनंदन, तो कैसे इसको? तो एक्चुअली न्यूज़ लॉन्ड्री ने इंटरवीन किया। यहाँ दिल्ली में भी एक केस सुना जा रहा था। वो केस आई थिंक आई एम नॉट श्योर इनिशियली किसका था। हमने इंटरवीन वो आई थिंक वन ऑफ द थिंक टैंक्स, या तो इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन या कोई एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमने इंटरव्यू किया था क्योंकि हम इस सफ़र कर चुके हैं, हमारा फ़ोन ले लिया था कि देयर हैज़ टू बी अ प्रिस्क्राइब प्रोसीजर कि भाई अगर आपको जर्नलिस्ट का फ़ोन लेना है, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन हो सकती है उनके ख़िलाफ़। और मेरा तो वैसे भी इनकम टैक्स वाले आए थे, ये भी नहीं कि पुलिस थी। पुलिस तो ठीक है ले सकती है। तो कोर्ट ने एक्चुअली बोला हाँ ठीक बात है, और ये केस अभी फिर सुना जाएगा, अभी हियरिंग्स होंगी इसकी। और हमने एक प्रिस्क्राइब प्रोसीजर भी सजेस्ट किया है। तो आई थिंक ये होना ज़रूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि राजनीति और पत्रकारिता का अब वो कॉन्फ्रंटेशन नहीं है, अब दुश्मनी है। मतलब कॉन्फ्रंटेशनल नेचर तो होता है, मतलब दो टीम्स के भी बीच में होता है, लेकिन फिर भी दोस्ती रहती है। अब जिस लेवल का पॉलिटिक्स है, आई थिंक एक ऐसा एक होना चाहिए, एक प्रिस्क्राइब प्रोसीजर कि आप किसी का फ़ोन कैसे नहीं ले सकते। ठीक बात है। एक मिनट, हाँ, एक सुर्खी पर वो जो हेडलाइन है वो थोड़ा अधूरा था। अच्छा। उसका महत्वपूर्ण जो भाग था वो छूट गया। अच्छा। वो ईडी वाले हाँ, संजय कुमार मिश्रा। हाँ, तो उसमें उच्चतम न्यायालय ने अभी जो ये है कि इनका 31 जुलाई तक इन्हें पद छोड़ देना है, इसका तत्कालिक प्रभाव है। लेकिन इसका दीर्घकालीन प्रभाव जो उसका जजमेंट का जो दूसरा भाग है उसमें है कि ईडी चीफ और सीबीआई चीफ दोनों को 3 साल तक जो है प्रत्येक वर्ष एक साल का एक्सटेंशन मिल सकता है। तो इस आधार को उच्चतम न्यायालय ने सही ठहराया। तो अभी तो टेम्पररी ईडी को इनका ऐसे भी 5 साल हो गया है 2018 से। तो उच्चतम न्यायालय का क्या था कि इनको 2020 के नवंबर तक छोड़ देना था पद, लेकिन इन्होंने छोड़ा नहीं, क्योंकि सरकार को लग रहा था कि हम जो ये नया नियम ला रहे हैं उसमें ये रह जाएंगे 5 साल। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि आप नया आधार ला रहे हैं उस पर एक्सटेंशन तो मिल सकता है, लेकिन जो कोर्ट डायरेक्शन 2020 में था वो लागू रहेगा, इसलिए इनको हटाइए। तो और लेकिन जो ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट है जिसमें ईडी वाला जिसके तहत ये आते हैं, और एक दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है जिसमें सीबीआई डायरेक्टर आते हैं, उनका नियम में जो बदलाव केंद्र सरकार ने किया कि हर 2 वर्ष के बाद 1 साल तक एक्सटेंशन मिल सकता है, मैक्सिमम 5 साल तक। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, और एमिकस क्यूरी जो कोर्ट के थे उनका इस बात पर बहुत निराश हुए, क्योंकि इससे कालीन जो प्रभाव है इससे पड़ता अगर ये नहीं माना जाता तो। अच्छा, ठीक बात। तो हम आगे बढ़ते हैं, जो कि सबसे पहले जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा है, बहुत सारी बारिश हो रही है। एक चीज़ हम बार बार इस विषय पर जब बात करते हैं तो आती है हमारे सामने कि डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमारी सरकारों का जो सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है, जो सबसे ज़्यादा वो जनता के बीच में जो चीज़ बिकती है वो है विकास। और जब वो विकास हमारे सामने आता है तो उस विकास के साथ कुछ तरह की चीज़ें एकदम से नज़रअंदाज हो जाती हैं। जैसे उत्तराखंड में
अनगिनत लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, जो भी पहाड़ों पे रहने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि आपको पहाड़ों में कम से कम हिमालय जैसे पहाड़ों में जो कि कच्चे हैं या अभी अस्थिर पहाड़ हैं, यहाँ पर 4 लेन हाईवेज़ की ज़रूरत नहीं है। 4 धाम यात्रा के लिए आपको 4 लेन हाईवे, इतनी चौड़ी सड़कें बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो पहाड़ कट रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक अस्थिरता, और वो दिख भी रहा है बार बार। इसके बावजूद सरकारों का जोर विकास पर है। मेरा सवाल ये था कविता कि एक तरफ तो विकास की बात कही जा रही है कि बहुत सारा लोगों के साथ जो लोग हैं उनको विकास की बात कहना, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना सरकारों की एक जिम्मेदारी के तौर पर दिखता है, लेकिन उत्तराखंड में या हिमाचल में अभी जो हो रहा है उसका लेना देना एक दूसरी स्थिति से है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, या बहुत ज़्यादा जो बारिश है कि टॉरेंशियल बारिश है कि एक ही टाइम पे कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदी नालों में पहाड़ों में बाढ़ आ जा रही है और भूस्खलन हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रही है, ये सारी स्थितियां बन रही हैं एक साथ। तो ये इसके बीच का संतुलन क्या है कि विकास के नाम पर जो एक दौड़ चल रही है, आप इसको दौड़ कहें या इसको सही गलत के उसमें जाने की बजाय, उससे क्या कोई तालमेल बिठाया जा सकता है? क्योंकि ये एक सच है कि जितने लोग हैं उनको उनके लाइफस्टाइल को सही करना, उनके लाइफस्टाइल बेहतर करना, वो सरकारों की जिम्मेदारी है, और जो उसकी वजह से पर्यावरणीय बदलाव हो रहे हैं, जो इन्वायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, उसकी वजह से बारिश हो रही है, पहाड़ दरक रहे हैं, या तो और दूसरा कभी गर्मियों में जंगल में आग लग रही है। इन सब के बीच संतुलन का क्या रास्ता है? आपने लंबा समय इतना जो अध्ययन किया, उसमें कोई ऐसी तस्वीर बनती है कि जो हम जाके दिखा सकें सरकारों को और जिम्मेदार लोगों को? ऐसा नहीं है कि कोई ये कह रहा है कि विकास नहीं चाहिए। जितनी भी कमिटीज़ आज तक बनी हैं, जिन्होंने स्टडी किया है कि भैया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स प्रॉब्लमैटिक हैं, कंट्रोवर्शियल हैं, तो क्या ये नहीं बनने चाहिए? ऐसी कोई कमिटी नहीं है जिन्होंने कहा है कि नहीं बनने चाहिए। उन्होंने बहुत साइंटिफिकली स्टडी की है चीज़ों की, चाहे रोड हो, चाहे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हों। उन्होंने ये स्टडी किया है कि अच्छा सड़क बने तो उसकी चौड़ाई कितनी हो। जैसे 825 किलोमीटर की एक सड़क जो है, वो निर्माणाधीन है। निर्माणाधीन नहीं है, वो एक्सपेंशन चौड़ीकरण हो रहा है उसका, उत्तराखंड के अंदर। जब सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमिटी बैठाई इसको स्टडी करने के लिए, उनका मैंडेट था कि आप ये देखिए कि इसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स क्या होंगे इस सड़क को बनने के। उस कमिटी में भी अंदर लोगों में बहुत चर्चा हुई, लड़ाइयाँ हुई, लेकिन ये किसी मेंबर ने नहीं कहा कि सड़क नहीं बननी चाहिए या चौड़ी नहीं होनी चाहिए। ये कहा कि आप ये देखिए कि चौड़ा आप 4 लेन नहीं बना सकते हैं एक हिमालय क्षेत्र में, और डबल लेन भी बनाना मुश्किल है, तो क्या होगा वो? कितनी चौड़ाई होगी जो कम से कम इम्पैक्ट करे एनवायरनमेंट को, जिसमें पेड़ कम कटें, जिसमें हमारे पहाड़ कम दरकें, जिसमें लैंडस्लाइड्स कम आएँ, ये कहा गया है हमेशा। ये सड़क का मामला है। दूसरा, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इसमें भी ये हुआ है कि जब भी किसी भी कमिटी को एमओईएफ सीसी ने या फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये मैंडेट दिया है कि आप स्टडी करिए कि भाई डैम्स बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए हिमालय क्षेत्रों में, तो उन्होंने ये बोला है कि ये डैम्स है जो ठीक है और ये डैम्स है जो ठीक नहीं है। आप इतने डैम कर दीजिए और इतने डैम्स को गो अहेड कर दीजिए, और ये आप सावधानियां बरतिए। ये कहीं नहीं कहा गया है कि मत बनाइए बांध। अगर हम पढ़ेंगे लोगों को और रिपोर्ट्स को लोगों की, और हम देखेंगे कि जो पक्ष है जो क्वेश्चन कर रहा है कि भाई एक तरीके का विकास ना हो, हम ये देखेंगे कि कोई ये नहीं कह रहा है कि विकास हो ही ना, सड़कें बने ही ना, मकान ना बने, होटल्स ना बने, बांध ना बने, ऐसा कोई नहीं कह रहा है। बस लोग ये कह रहे हैं कि आप हिमालय की परिस्थितियों को ध्यान में रख कर करें। जिसको आप विकास कहते हैं, वो आप दिल्ली में जिस तरीके का विकास हो सकता है, वो हिमालय में नहीं हो सकता। इसको ध्यान में रखें और आप साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को आगे लेकर जाएँ। कोई भी, मुझे आज तक कोई ऐसा नहीं मिला जिसने कहा कि विकास होना ही नहीं चाहिए और सड़क बननी ही नहीं चाहिए और बांध बनने ही नहीं चाहिए, ऐसा कोई भी नहीं कहता है। तो स्थिति ये है कि हम थोड़ा-सा ज़्यादा संवेदनशील हो जाएँ हिमालय के प्रति और ये देखें कि भई यहाँ पर किस तरीके का निर्माण जो है वो ठीक रहेगा, और जो हम जिसको हम विकास कह पाएँगे हिमालय क्षेत्र के लिए, उस तरह का विकास होना चाहिए। ठीक बात है। आनंद, अभिनंदन, एक चीज़ फिर भी समझ में आती है कि जितना हम तमाम चीज़ों के सस्टेनेबल की विकास की बात होती है कि क्या चीज़ है, किस तरह से हम करें। कमी जो कविता कह रहे हैं उसमें भी कम बेसी यही बात निकल के आ रही है कि पूरी तरह से रोका जाता है। लेकिन एक समस्या है कि जितनी बड़ी हमारी आबादी है और जितनी ज़रूरत है उसको, और हमारा जो मॉडल है
ऑलमोस्ट वेस्टर्न यूरोपियन मॉडल है कि उस तरह की लाइफस्टाइल चाहिए, बिजली उस तरह की चाहिए, कारें उस तरह की चाहिए, वो उसमें सस्टेनेबल मॉडल जैसी कोई बात लागू होती है कि हम उस तरह के बन जाएं और 100 करोड़ 100 करोड़ लोग उस तरह की स्थिति उस लाइफस्टाइल को अफोर्ड कर सकते हैं इतने सीमित संसाधन में? इसमें मेरे ख्याल से एरिया स्टडीज़ की प्रासंगिकता बहुत ज़्यादा है कि आपका कहना है कि जो क्षेत्र विशेष में एक खास तरह की जीवन शैली को जो कि एक आकांक्षा होती है जो मेट्रोपॉलिटन लाइफस्टाइल की, हाँ। वो छोटे शहरों में या दूर दराज के क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में उसको विकास से जो लाने की का प्रयास है, उसमें जो क्षेत्रीय आवश्यकताएं हैं उसको ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो उसका जो है पर्यावरण पर भी असर पड़ता है, या एक डिस्टॉर्टेड जो एक विकृत विकास दिखता है। तो कविता जी भी यही कह रही थी कि विकास के खिलाफ तर्क नहीं है, तर्क है कि क्षेत्र विशेष की जो समस्याएं हैं या क्षेत्र विशेष के जो का चरित्र जो है, भौगोलिक चरित्र हो, उसको ध्यान में रखते हुए उस विकास को किया जाए। दूसरी बात है कि जो पलायन है ना, पलायन भी रोकने के लिए कई बार लोग कहते हैं कि इस तरह का विकास होगा तो रोज़गार आएगा और उससे पलायन रुकेगा, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन की भी एक बड़ी समस्या है। उत्तराखंड में कई गांव हैं जो गांव खाली पड़ गए हैं। हाँ, तो हर परिवार में एक सदस्य 2 सदस्य है। तो कई बार जो है राजनीतिक पार्टियां जो हैं इसको एक रोज़गार जो है उसको जनरेट करने के माध्यम से इसको लेती हैं कि ये आएगा, ऐसी सड़कें बनेंगी तो अर्थव्यवस्था में ये चीज़ आएगी, या ये निर्माण खुद ही जो है रोज़गार पैदा करेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन से भी रोज़गार पैदा होता है। तो इन सब चीज़ों को भी, लेकिन इसमें भी जो है हमें दूसरे विकल्प देखने होंगे। ठीक है, अभिनंदन। आई थिंक एक तो आप जो बोल रहे हैं कि इतने लोगों की लाइफस्टाइल कैसे सस्टेन हो पाएगी, शायद ना हो पाए, लेकिन टेक्नोलॉजी जिस पेस पर मूव करती है, ये थोड़ा मतलब रेस लगी रहती है। कई बार प्रदूषण और जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर ज़्यादा हो जाती है। अब देखिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ था, लंदन की जो नदी है, वो क्या नाम, हाँ, वो मतलब वो हमारी यमुना से भी बदतर हो गई थी। आज देखिए वो रिवाइव हो गई है। एलए देखिए, एलए 80s 90s में आपको जो भी बॉलीवुड है उनका फेमस, वहाँ से हॉलीवुड साइन नहीं दिखता था, इतनी स्मॉग होती थी, इतनी पोल्यूशन होती थी। आज एकदम साफ़ है वहाँ की हवा। तो कोई ऐसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है जब फटाफट बहुत कुछ साफ़ हो सकता है, लेकिन उस टेक्नोलॉजिकल टिपिंग पॉइंट के आने तक ऐसा ना हो कि सब कुछ ही उजड़ जाए। थोड़ा बहुत उजड़ेगा, फिर हम उसको रिवाइव कर सकते हैं, जैसे नदी रिवाइव हुई है, जैसे हवा रिवाइव हुई है। तो मुझे लगता है कि अगर आप ऑप्टिमिस्ट हैं, ह्यूमन स्पिरिट ऐसी है कि, और वैसे भी वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेबलाइज कर जाएगी अगले 20-40 साल में, क्योंकि 900 के आसपास, जिस लेवल, हाँ, वो तो पॉसिबल तो है, लेकिन कितनी तेज़ी से वहाँ तक पहुँचना है, ये बस कंट्रोल करना पड़ेगा, और वो सिर्फ सरकार कर सकती है, कोई भी एनजीओ कुछ नहीं कर सकता। ठीक बात। स्निग्धेंदु, आपसे भी मैं थोड़ा इस मामले पर राय लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप उधर के इलाके में जिसको गोरखालैंड के नाम से कुछ लोग कहते हैं, जो दार्जिलिंग का इलाका है पश्चिम बंगाल का, उधर से भी क्या इस तरह की, क्योंकि सिक्किम में भी बहुत खबरें आ रही हैं कि सिक्किम में भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, और जो पहाड़ी इलाके हैं पश्चिम बंगाल के ऊपर का इलाका, उत्तर बंगाल का इलाका, वहाँ पर किस तरह के हालात हैं? नॉर्थ ईस्ट में ही रेन पैटर्न चेंज हो रहा है मॉनसून में, जाके कुल मिलाकर क्यूमुलेटिव जो रेन है उसमें कमी हो रहा है। लेकिन फिर भी वो जब हो रहा है 2-3 दिन में बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है। और अब सिक्किम में जो प्रॉब्लम है कि ये स्टेट इलेक्ट्रिसिटी के लिए और उनके अपने इनकम के लिए हाइड्रो पावर पर बहुत डिपेंड करते हैं। ये पूरा
उत्तर बंगाल, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट मिलाकर जो जोन है, इसमें सबसे ज्यादा हाइड्रो पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अब सिक्किम में ही है। और वहाँ तीस्ता जो उनका मेन रिवर है, उसमें तो अभी ऑलरेडी 4 बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये रिवर फ्लो बहुत डिस्टर्ब होता है इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए। तो इसलिए सिक्किम का फ्लड का एक प्रॉब्लम ये है, लेकिन सिक्किम का उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है जो ग्लेशियल मेल्टडाउन से, क्योंकि सिक्किम से बहुत नजदीक 2-3 ग्लेशियल लेक्स हैं। और वो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड जो होता है, जो उत्तराखंड में हम लोग देखे थे, इसका संभावना सिक्किम में बहुत ही ज्यादा है। इन ऐसे कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो असेसमेंट था 2020 का, उसमें सबसे ज्यादा रिस्क सिक्किम का ही है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। दार्जिलिंग ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड का रिस्क नहीं है, लेकिन रेन पैटर्न चेंज का एक रिस्क है। उसमें दार्जिलिंग का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है कि वो जो अर्थक्वेक जोन 4 में भी आते हैं, सिक्किम भी आते हैं अर्थक्वेक जोन 4 में। तो यहाँ दार्जिलिंग में बहुत सारे जगह में ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि 45 डिग्री से ज्यादा स्लोप होने से उन पर कंस्ट्रक्शन मना है। लेकिन आप देखिए पूरा दार्जिलिंग कितना इलीगल कंस्ट्रक्शन बढ़ी हुई है, और स्लोप तो कोई मानते ही नहीं है। 45 या 60 डिग्री एंगल स्लोप पर भी लोग एक्चुअली कंस्ट्रक्शन दार्जिलिंग बना सबसे लेते ज्यादा हैं। हाई उस पे और स्ट्रीप ये हाई पे है। इतना इलीगल कंस्ट्रक्शन, ये पॉलिटिकली इतना इम्पोर्टेंट बन गया कि दार्जिलिंग के लास्ट जो अर्बन पोलिंग था, दार्जिलिंग म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव था, उसमें एक नया लोकल पार्टी जीत गया था, हमरो पार्टी। और उनका प्रॉमिस था कि वो इलीगल कंस्ट्रक्शन का जो प्रॉब्लम है उसका एक समाधान करेंगे। और आने के बाद ही उन्होंने म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन काफी सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन को नोटिस जारी की, और उसमें इतना भूकंप हो गया कि दूसरा पार्टी आकर वो म्यूनिसिपैलिटी ही पलट दी। वो हमरो पार्टी का जो काउंसिलर्स थे वो सब बिकाव हो गए, और ये नया दूसरा पार्टी बीजेपी उसने दार्जिलिंग म्यूनिसिपैलिटी को अपने हाथ ले लिया। ऐसा और इसमें गेदू जी इसको लोगों का कहना है, लगता है कि इसको आप हाँ? आपने क्या काउंसलर क्या हो गए? बिग है। नहीं, इसको ये नहीं, वो सब बिक गए। इसको ऑपरेशन लोटस कहते हैं। आप प्लीज अपनी एक तो लैंग्वेज आप सुधारिए, ठीक है? इसको लेकिन ऑपरेशन लेकिन आजकल इसका एक नाम है ऑपरेशन लोटस। और इसको ये महाराष्ट्र मॉडल है जो आपने आपका हुआ। महाराष्ट्र मॉडल है, लेकिन इसमें यहाँ लोटस का कुछ ज्यादा रोल नहीं था। अच्छा, इधर ये थैंक यू। एक लोकल पार्टी का रोल था, और दिखने में जो लगता है कि टीएमसी का थोड़ा मदद। ठीक बात है। एक्चुअली दो सॉरी टू कट इन अतुल, दो इम्पोर्टेंट हेडलाइन जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, मून के लिए हमारा चंद्रयान 3 जा चुका है और मोदी जी फ्रांस में हैं। ये दो इम्पोर्टेंट हेडलाइन, एक तो आउट ऑफ द कंट्री है और एक आउट ऑफ द वर्ल्ड है। अच्छा, मैं असल में इस पे एक छोटी सी टिप्पणी भी लेना चाह रहा हूँ कविता की बात पे। अलग अलग राय सबकी हो सकती है। व्यक्तिगत रूप से मुझे एक चीज़, नो डाउट स्पेस जो प्रोग्राम है हिंदुस्तान का बहुत एडवांस है, और पूरी दुनिया आज के चाहे वो इकोनॉमिक नज़रिए से देख रही है उसको, चाहे जिस भी है कि पैसा और वो कम होता है, और भारत की स्थिति अच्छी है उस पर, तो बहुत सारे लोग हमारी सेवाएं भी ले रहे हैं। इसरो की दुनिया भर के सैटेलाइट लॉन्च हो रहे हैं यहाँ से, वो काम तो फिर भी बहुत समझ में आता है। लेकिन जो चाँद पे पहुँचने की ये होड़ है, भारत जैसी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के नज़र से अगर हम देखें, नज़रिए से देखें, तो एक बहुत इवॉल्व, बहुत डेवलप कंट्री का वहाँ पर जाना, उसमें उस होड़ में दौड़ लगाना तो समझ में आता है अमेरिका और ये कि किसी की नाक के लिए। भारत के लिहाज से चाँद पर पहुँच जाने के बाद उसके कोई बहुत ज़्यादा कोई आयाम है, उससे कोई बहुत ज़्यादा हमें ऐसा कुछ अचीव हो जाएगा जिससे कि हम कह सके कि नहीं, हमारा चंद्रयान एक बार फेल हुआ, 2 बार फेल हुआ, नहीं तीसरी बार हमें लेकिन हासिल करना ही करना है। आनंद?
नहीं मैं इस मैं अपनी राय दे दूं तो मुझे लगता है कि ये जरूरत से ज्यादा नाक का मुद्दा बना के और उसको नहीं, सस्टेन किया आपके जा रहा है। प्रश्न में आपकी राय है। हाँ। तो ये मेरे ख्याल से मैं इस बात का समर्थक नहीं हूँ कि ए को रुका रहना चाहिए जब तक बी नहीं हो जाता। तो कुछ राष्ट्रीय लक्ष्य हैं। नाक का प्रश्न आप कह सकते हैं कि एक राष्ट्रीय अस्मिता की का प्रश्न हो जाए। प्राथमिकताओं के नजरिए से हाँ, क्या हम प्राथमिकताओं प्रायोरिटी क्या का। चुनें? अब जो है स्पेस जब एक्सप्लोरेशन शुरू भारत ने किया था उस समय के भी समाचार पत्रों में देखेंगे तो बहुत आलोचना हुई थी। लेकिन अब मून का जो है अब उसके अब जो वैज्ञानिकों से पूछिएगा तो वो कुछ ना कुछ आपको भारत के संबंध में उसको कैसे रेलिवेंट है, कैसे प्रासंगिक है, वो बता ही देंगे कि इससे ये फ़ायदा है, वो है। चाइना लगा हुआ है और तो ये तो हमेशा प्रश्न रहेगा कि पहले क्या किया जाए। उससे तो प्राथमिकताओं का जो आप बता रहे हैं कि ए कर लिया जाए पहले या बी कर लिया जाए, लेकिन एक सेंस ऑफ नेशनल मिशन है उसका भी रोल हो सकता है इसमें। और अब इस स्पेसिफिक चंद्रयान के बारे में मैं इतना जानता नहीं कि मैं इस स्पेसिफिक पर अपनी राय रखूं, लेकिन जनरल जो आपने बोला जितना मैंने सुना और पढ़ा और देखा है, चांद पे पहुंचने का कुछ अब फ़ायदा है नहीं। इसीलिए अमेरिका ने भी पिछले आई थिंक 48 ईयर्स से कोई ल्यूनर मिशन नहीं भेजा। अपोलो 13 वाज द लास्ट वन, आखिरी अपोलो 13 है, उसके बाद तो कोई नहीं गया, क्योंकि वहाँ अगर कुछ वो उन्होंने भेजी थी इतनी मिशन, कुछ मिला नहीं, कुछ फ़ायदा था नहीं। अब होता क्या है कि जब आप साइंटिफिक एडवांस से एक डिपार्टमेंट में करते हैं उससे बहुत ज़बरदस्त चीज़ें निकल आ सकती हैं। जैसे कि हम आज एग्जिस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि यूएस मिलिट्री ने एक तरीका निकालना था और यूएस एकेडमिक सर्कल्स ने भी, भाई यूनिवर्सिटीज़ के कंप्यूटर को कनेक्टेड रखने का, तो इंटरनेट वहाँ से उभरा। ये यूएस मिलिट्री की देन है बेसिकली, और फिर इट वेंट ऑन टू यूएस यूनिवर्सिटीज़ और फिर दुनिया भर में नेटवर्क फैल गया है। तो ऐसा भी इवोल्यूशन होता है किसी अनरिलेटेड चीज़ का। मिलिट्री इंटरवेंशंस की वजह से काफ़ी साइंटिफिक इंटरवेंशंस हुए हैं जिससे हम सबको फ़ायदा हुआ है। मेरे ख्याल से मून पे जाने से ऐसे कोई फ़ायदा है नहीं। कमर्शियल फ़ायदा है अगर इंडिया एक ऐसा हब बन सकता है जहाँ हज़ारों करोड़ों खर्चने के बजाय हम सस्ते टिकाऊ में सैटेलाइट भेज सकते हैं, तो फिर एक वो बन सकता है। उसके अलावा मुझे इतना आइडिया है। ये कोलोनाइजेशन ऑफ मून ये सब का भी है कि कुछ मतलब नॉर्थ पोल पे भी झंडा गाड़ने का मतलब कुछ यूएस में भी कुछ ऐसा है कि कोलोनाइज किया जाए मून, कुछ फैंसी आइडियाज इस तरह, और देशों की प्रतिस्पर्धा है उसमें रहेगी कि कैसे कोलोनाइज कर लिया जाए मून को। ये सब भी है, पता नहीं। एक्चुअली इफ मैं कमेंट, जो आनंद बोल रहे हैं ना, एक्चुअली जो यूएसएसआर और यूएसए में जो स्पेस रेस थी कि हमने यूरी गैगरिन को पहले भेज दिया आउटर स्पेस में, हमने नील आर्मस्ट्रांग को पहले, वो पॉलिटिकल कमेंट्री थी कि भाई कम्युनिज्म ज़्यादा बढ़िया है कि कैपिटलिज्म ज़्यादा बढ़िया है। तो बाकी दुनिया को इम्प्रेस करना था कि बॉस आप हमारी तरफ आओ कि उनकी तरफ आओ। अब क्या हो रहा है, ये चंद्रयान मेरे ख्याल से मोदी जी बोल रहे हैं मेरी तरफ आओ, देखो मैं इतना जानता हूँ साइंस के बारे में, हालांकि मैं रेडार को भी क्लाउडी मैंने ऐसा काफ़ी पेला हुआ है, लेकिन खैर, तो मुझे लगता है ये सब पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं और उनकी रेलेवेंस अलग अलग टाइम में अलग अलग होती है। ये बड़ा अनपॉपुलर एक मौका है कि अगर हम चंद्रयान की यात्रा पर इस समय कोई सवाल खड़ा करें। मैं इसलिए भी इस सवाल को लाना चाहता हूँ, मुझे अचानक से याद आ गया 98 में जब न्यूक्लियर ब्लास्ट किया गया था, और उस समय APJ अब्दुल कलाम हमारी यूनिवर्सिटी में आए थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, और हम लोग उसमें उन लड़कों के बीच में खड़े होकर APJ कलाम मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनको हमको उस समय उस आइडियलिज्म में लगता था कि ये तो मानवता के संहार का हथियार कोई बना रहा है ये से, तो इसका समर्थन कैसे कर सकते हैं हम स्टूडेंट। वो तो हम नारे लगा रहे थे, वो एक वो समय था उस पर्टिकुलर टाइम में। लेकिन आज इस तरह के अनपॉपुलर ओपिनियन के लिए कितना स्पेस है, इस लिहाज से भी मैं इस पर एक वो कमेंट जाता है। कविता, आपकी राय इस पर मैं जानना चाह रहा हूँ, ये जो चंद्रयान है और इसकी फिजिबिलिटी और तमाम चीज़ों पर अगर आप कुछ कहना चाहें। शायद ये आप प्रायोरिटीज की बात कर रहे थे, प्रायोरिटीज तो होनी चाहिए कि गरीबों के पास खाना हो और रोटी कपड़ा मकान सब हो, पर पूरी दुनिया तो उस जद्दोजहद में नहीं लगी हुई है।
अलग अलग लोग अलग अलग चीजों पे काम करते हैं, तो इसरो अपना काम कर रहा है। और इसका ये औचित्य है कि आप दिखाना चाहते हैं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री है जो कि चंद्रयान जो है लॉन्च कर सकती है, और उससे आपको लगता है कि आप इंटरनेशनली लोग आपके बारे में बात करेंगे और वोट मिलेंगे आपको। इसके अलावा इसका क्या औचित्य है? आप कुछ अनोखा नहीं निकालने वाले हैं। जी। स्निग्धेंदु। देखिए, इस पर मुझे अभी भी थोड़ा मतलब आई एम येट टू डेवलप माय ओपिनियन और लाइक दैट। सो जिसमें मेरा ज्ञान ज्यादा नहीं है उसके बारे में कुछ बोलना अच्छा नहीं। ठीक बात है। कविता, हम फिर से उसी बात पर वापस आ रहे हैं और इसमें एक दो चीज़ें और उस पर रह गई हैं जो बात करने के लिए, जो तबाही हम कुल्लू मनाली और मंडी के इलाके में देख रहे हैं। केदारनाथ की घाटी में एक बड़ी आपदा हम लोगों ने देखी थी। उस समय भी ये हमने देखा था कि जो मैं बता रहा था कि माइथोलॉजिकली या जो धार्मिक नज़रिए से जब लोग चारधाम यात्रा पर जाते थे हमारे यहाँ, तो वो एक तो उस उम्र के लोग होते थे जिन्होंने जीवन में बहुत कुछ देख लिया था और जीवन के उन तमाम उससे पार होके, और आखिरी वक्त में वो थी कि अब जा रहे हैं या तीर्थ यात्रा करने और वहाँ से आएंगे ना आएंगे। मैंने ऐसे भी लोगों के बारे में सुना कि जो अपनी 13वीं गाँव में करवा के जाते थे कि शायद उसके बाद वापसी ना हो। ये कॉन्सेप्ट था वहाँ पर। लेकिन जब त्रासदी आई केदारनाथ की, तो हमने वहाँ पर देखा कि लोगों ने वहाँ पर हनीमून सूट्स बना रखे थे वहाँ पे, और बड़ी अजीब स्थिति थी कि नीचे के इलाकों में जहाँ पर वो उनके रहने वाले रुकने वाले स्थान थे या जो धर्मशालाएं जहाँ पर हुआ करती थी ट्रेडिशनली, और उसके जिक्र बड़े अच्छे अजीब जगहों से मिलते हैं। जो जिम कॉर्बेट की राइटिंग्स है उसमें उसका जिक्र है चार धाम यात्रा के बारे में, कहाँ यात्री कहाँ रुकते थे और क्या ऐसे। खैर, वो तो एक अलग चीज़ हुई। तो उसमें उन चीज़ों का जिक्र आता है कि ऐसे हनीमून सूट्स हैं वहाँ पर, लोग वो जा रहे हैं, और पिकनिक टाइप भी स्थितियाँ हैं, लोग छोटे छोटे बच्चों को लेकर वहाँ पर छुट्टियाँ मनाने जा रहे हैं। एसी सूट्स और ये सब चीज़ें जिस इलाके में जिस हाइट पर बना है केदारनाथ, वहाँ से नीचे भी अगर आए हम 1000 फीट नीचे, 2000 फीट नीचे, तो ज़रूरत नहीं। इतने तरह के कंस्ट्रक्शन है वहाँ पर, इतने बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन है। ये चीज़ों की वहाँ पर एक तो ज़रूरत है क्या, और अगर हम इतने बड़े पैमाने पर उस दुर्गम इलाके में कर रहे हैं, तो फिर ये दिक्कतें, ये समस्याएं और इस तरह की त्रासदियाँ बार बार आती ही रहेंगी। इनके लिए पॉलिसी लेवल पर कोई सोच है क्या? मतलब नीतिगत स्तर पर किसी तरह की चीज़ हम कर रहे हैं क्या कि गैर ज़रूरी लग्जरी अननेसेसरी उन जगहों पर उठाना, ले जाना, पहुँचाना? हम जहाँ से मैंने अपना बहुत टाइम बिताया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे 5 किलोमीटर लंबा गंगा का वो है। आप जहाँ पे पटना में जो गंगा का रिवर बेड है 5-7 किलोमीटर लंबा है, एक किनारे से दूसरा किनारा उस इलाके में। अब अगर आप वहाँ पर अपने उस रिवर बेड में सारी चीज़ें लेके जा रहे हैं, वहाँ होटल खड़ा हो रहा है, वहाँ पर दुनिया भर के और कंस्ट्रक्शन, फिर कुछ चीज़ें अनअवॉइडेबल हैं, कुछ चीज़ें आप उसको फिर जब नदी अपने रास्ते पर लौटेगी, कभी वो 1 किलोमीटर उस तरफ से बह रही है, कभी 1 किलोमीटर कुल्लू मनाली में हुआ था ना वो, जब कमलनाथ ने अपना जो होटल बनाया था उसको, वो एनवायरनमेंट मिनिस्टर जब थे, हाँ, तो उन्होंने अपनी पोजीशन लेके बना एक्सटेंड। फिर रिवर ने बोला अच्छा ये तेरी पोजीशन कैबिनेट में, मेरी पोजीशन तो यहाँ पर है, तो मेरी इंद्र दरबार में है। उसका पूरा होटल लेके चले गए। लेकिन एक्चुअली वी कैन गो टू द पैनल, बट अब जो थे, एक चीज़ मैं आपसे डिसएग्री करूँगा अतुल, कि चारधाम यात्रा ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ लोग अपने मरने तक मतलब जाए। जब हम बच्चे थे हम गौमुख हुआ है क्योंकि ट्रैकिंग के लिए जाते। आई थिंक ट्रेडिशनली ये जो भी होली प्लेसेस थी या रिवर थे, इकोनॉमिक एक्टिविटी उनके आसपास होती थी। सब पैसा वहाँ देते थे, वहाँ से खाना होता था, उसके आसपास फिर फूल बेचने वाले होते थे। जैसे एक अस्पताल इकोनॉमिक एक्टिविटी का सेंटर होगा, आसपास फिर वहाँ पर नर्सिंग कॉलेज आएंगी, केमिस्ट शॉप्स आएंगी, रिक्शे वाले आएंगे, एनजीओज आएंगी, जैसे हमारे उधर वहाँ पर वो ब्लैंकेट्स खाना खिला रहे हैं। तो ये जो धाम है वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का सेंटर बन गए। अब वहाँ लोग चाहे अपना बुढ़ापा मनाने आए कि हनीमून मनाने आए, वो उसको एक इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह की नज़रिए से देखना चाहिए और अकॉर्डिंगली रेगुलेशन होना चाहिए। आई डोंट थिंक जज करना चाहिए कि वहाँ क्यों आ रहे हैं लोग, चाहे वो बच्चा पैदा करने आए कि मरने आए, हमें क्या। वीडियो का हिस्सा हम इस पॉडकास्ट का यहीं पर रोकेंगे, लेकिन ये पॉडकास्ट जारी रहेगा और बाकी लोगों की भी इस पर राय रहेगी। तो आप इस पॉडकास्ट को जहाँ पर जिस भी प्लेटफॉर्म पे सुनते हो वहाँ पर पूरा सुन सकते हैं आप।